मैंने दरख्तों को देखने के बहाने अपने आसपास का जायजा लिया। पार्क तकरीबन खाली था। मैंने टांगें फैला दी और आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो धूप मेरे सारे बदन पर फैली हुई थी। मैं जल्दी से मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब मुझे ख्याल आया कि अगर शाम तक सोया ही रहता तो पोशाली किस कदर परेशान होती। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी खबर रखनी चाहिए थी। नींद कर लेने से मेरी तबीयत बशाश हो गई थी और मैं खुद को ताज़ादम और ताकतवर महसूस कर रहा था। मैं पार्क से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। आसपास निगाह डाली, कोई मुश्तबा आदमी मुझे दिखाई न दिया। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ होटल में आ गया। काउंटर पर अब बूढ़े सिंहाली की जगह एक दुबला पतला नौजवान लड़का बैठा पान चबाते हुए बिल काट रहा था। मैं सर झुकाए अपने मूड में ही सीढ़ियां चढ़ गया। कमरे में उसी तरह ताला लगा था। डायरेक्ट विल के साथ ताला खोला। जाल्ला खैर पोशाली अंदर ही हो। पोशाली अंदर ही थी और पलंग पर गहरी नींद सो रही थी। मैं सिंघार मेज के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। जेब से नोट निकाल कर सिंघार मेज पर रखे और उन्हें गिनना शुरू कर दिया। इतने में पोशाली की आंख खुल गई। नीचे होटल की ड्योड़ी वाली घड़ी में मैंने टाइम देख लिया था। उस वक्त दिन के 12 बजने में 15-20 मिनट बाकी थे। मैंने भी काफी नींद कर ली थी। पोशाली भी भरपूर नींद के बाद तरोताजा लग रही थी। वो पलंग पर उठकर बैठ गई और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, तुम्हारी दाढ़ी तो काफी बढ़ गई है। तुम पहली नजर में पहचाने नहीं जा सकते, क्योंकि सिफारत खाने वालों के पास तुम्हारी जो तस्वीर थी उसमें तुमने शेव कर रखी है। क्या ख्याल है कि मैं अपने बाल और ज्यादा छोटे ना करवा लूं? मैंने उसके बालों की तरफ देखकर कहा, मैं समझता हूं कि अब इसकी खास जरूरत नहीं है। जहां से हम ट्रेन के डिब्बे में बंद हो जाएंगे और कोलंबो जाकर डिब्बे से निकलेंगे, वहां से हम सीधे अपने एजेंट की लाइट हाउस के इलाके वाली खुफिया कमीनगाह में चले जाएंगे। फिर खामखा बाल तरशवाने की क्या जरूरत है? इस तरह लोगों की नजर में आने का डर है। दोपहर का खाना हमने कमरे में ही खाया और शाम तक हम कमरे के अंदर ही बैठे रहे। शाम को मैं टिकट लेने स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर पता चला कि जो गाड़ी रात 11 बजे कोलंबो रवाना होती है उसके टिकट 9 बजे रात को मिलेंगे। मैं फौरन ही होटल वापस आ गया। अब यही फैसला हुआ कि 9 बजे रात हम इकट्ठे ही होटल से निकलेंगे। हमने चाय मंगवा कर पी, रात का खाना खाया। इन मसरूफियात में रात के 9 बज गए। तब हम होटल के कमरे को बंद करके नीचे ड्योड़ी में आ गए। काउंटर पर सुबह वाला बूढ़ा सिन्हाली ही बैठा था। उसे चाबी दी तो उसने रजिस्टर खोलकर हमारे नाम देखे। वहां एक बार फिर पोशाली के दस्तखत करवाए। पोशाली ने उलट पलट दस्तखत कर दिए। उसने मुस्कुराते हुए पोशाली से कुछ पूछा, फिर बड़ी मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। पोशाली ने सिन्हाली में उसे मुख्तसर जवाब दिया और मुझे साथ लेकर ड्योड़ी से नीचे उतर आई। सड़क पर रात की रोशनियां जगमगा रही थी। मैंने फुटपाथ पर आकर पोशाली से पूछा कि उस बुढ़े ने क्या पूछा था। जवाब देने से पहले उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं भी पीछे देखने लगा। पोशाली ने दबी जबान में मुझे सरजनिश की कि तुम क्यों पीछे देखने लगे। हमारे पीछे एक औरत सर पर प्लास्टिक की बाल्टी रखे चली आ रही थी। मैंने जल्दी से मुंह आगे कर लिया और पूछा, क्या बात है? पोशाली के चेहरे पर इस्तराब के असरात थे। मैं चौकस हो गया। आगे हमारे दाएं जानिब एक तंग गली आई। पोशाली तेजी से गली में मुड़ गई। मैं भी उसके साथ ही गली में आ गया। पोशाली एक तरफ भाग पड़ी। मैंने भी उसकी तकलीद की। आगे जाकर गली दूसरे बाजार में निकल जाती थी, जहां एक खाली रक्षा जा रहा था। पोशाली ने उसे आवाज देकर रोक लिया। वो तेजी से रक्षे में घुस गई और मुझे भी अंदर बैठने का इशारा किया। उसने रक्षे वाले से स्टेशन चलने को कहा। मैंने पोशाली से पूछा, आखिर बात क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। उसने अपना सांस दुरुस्त करते हुए पूछा, तुमने उसे नहीं देखा? वो होटल के सामने दूसरे फुटपाथ पर खंबे के पास खड़ा हमें घूर रहा था। मुझे पोशाली से इसी जवाब की तवक्को थी, लेकिन पोशाली कोई अनाड़ी और सीधी सादी औरत नहीं थी। वो उकाब की आंखें रखती थी और अपने शिकार और दुश्मन को दूर से पहचान सकती थी। मैंने कहा, तो इसमें भागने की क्या जरूरत है? इस तरह तो उसे और ज्यादा हम पर शक पड़ गया होगा। पोशाली रिक्शा ड्राइवर की वजह से मुझसे अंग्रेजी में आहिस्ता आवाज में बात कर रही थी। कहने लगी, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो मैं ना भागती, लेकिन मामला ऐसा था कि हमें भागकर उस शख्स की नजरों से ओझल होना पड़ा। उस होटल वाले के पास जब मैं काउंटर पर रजिस्टर में दस्तखत कर रही थी तो उसने कहा था कि एक आदमी ने होटल के रजिस्टर से हम दोनों के नाम देखकर उसे कहा था कि इनकी निगरानी करनी है। और होटल वाले बूढ़े ने शायद मुझसे हमदर्दी करते हुए ये भी बता दिया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और इस वक्त भी सामने वाले फुटपाथ पर खड़ा है। मैंने उसी वक्त कनखियों से उस शख्स को देख लिया था। वो हम दोनों की तरफ ही मुतवज्जे था और जब मैंने फुटपाथ पर चलते वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज तेज कदमों से हमारे पीछे चला रहा था। अब तुम ही बताओ, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था? मैंने रक्षे की अकबी खिड़की में से पीछे सड़क पर निगाह डाली। 2-3 कारें आगे पीछे चली आ रही थीं। पोशाली बोली, हो सकता है वो अब भी हमारा ताक़ुब कर रहा हो।
वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है, इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बोली, हो सकता है कि उसे हम दोनों की तस्वीरें न दिखाई गई हों। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें वहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करता। मैंने एक बार फिर पीछे देखा और कहा, ये कैसे मुमकिन है कि सिविल पुलिस ने ये केस मिलिट्री पुलिस के हवाले किया हो और हमारी तस्वीरें उस महकमे को न दी हो। वो बोली, ये यूरोप नहीं है, इनके वसाइल बहरहाल महदूद हैं। अगर उसने हमारी तस्वीर देखी होती तो ये कैसे हो सकता था कि वो हमें वहां से निकलने देता। वो पुलिस की मदद से वहीं हमें हैंड्स अप करवा देता। मैंने पोशाली से पूछा कि तुम ये बताओ कि होटल के मालिक को तुमने क्या कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हवा की वजह से पोशाली के बाल उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसने बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि होटल वाले से ये सुनकर भी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी है उसे ये बताती कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम देवी के दर्शन के लिए राम रत्नावली के मंदिर जा रहे हैं। मैं बेचैन हो गया था। मंजिल के करीब आकर एक बार फिर मौत का घेरा हमारे गिर्द तंग होने लगा था। इसमें कोई शुबा नहीं था कि हमसे जितने कत्ल हुए थे उनके नतीजे में हमें मौत की सजा मिलनी थी। पोशाली ने भी पीछे एक दो बार देखा। ये कैसे हो सकता था कि ये शख्स हमारा पीछा न कर रहा हो। ये कोई गांव या कस्बा नहीं था, अच्छा खासा शहर था और वहां टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद थी। इंटेलिजेंस का आदमी कहीं से भी पुलिस को फोन करके अपनी मदद के लिए किसी को बुलवा सकता था। कोई ताज्जुब नहीं था कि उस वक्त तक खुफिया और बावर्दी मुसल्लह पुलिस के सिपाही लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन का मुहासरा कर चुके हों। मैंने पोशाली को मशवरा दिया कि हमें इस वक्त रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहिए। रक्षा बारौनक सड़क से निकलकर एक गैर आबाद सी सड़क पर आ गया। यहाँ सड़क के बाएं जानिब जरा नीचे उतरकर 2-3 गोदाम बने हुए थे। यहाँ अंधेरा था। पोशाली ने रक्षा रुकवाया और उसे पैसे देकर मुझे खींचती हुई उन गोदामों के अक़ब में ले गई। वो गोदाम की दीवार में से जरा सा सर बाहर निकाल कर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम उस आदमी को पहचान लोगी? वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, क्यों नहीं पहचानूंगी, मगर वो मुझे सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद हम उसे झुल देने में कामयाब हो गए हैं। मैंने उसे खबरदार किया कि वो ऐसा कभी भूल कर भी ज़हन में न लाए। मैं उन लोगों की जहनियत से पूरी तरह वाकिफ हूँ। ये सांप की तरह अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं और फिर वो जहाँ भी हो उसके पास जा पहुँचते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर वो यहाँ भी हमारा पीछा करता हुआ नहीं आता तो थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। अगर वो यहाँ न पहुँचा तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ मौजूद होगा। पोशाली ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो फिर हम यहाँ से किधर जाएंगे? मैंने कहा, मैं अभी बताता हूँ। मैंने पोशाली को साथ लिया और खेतों में उतरकर मुख्तलिफ समत चलने लगा। कुछ दूर जाकर मैं सड़क पर आ गया। एक रिक्शा चला रहा था। मैंने हाथ देकर उसे रोका, पोशाली को उसमें अपने साथ बिठाया और पोशाली से अंग्रेजी में कहा कि रिक्शे वाले से कहो कि जाफना से आगे कोलंबो की तरफ जो पहला स्टेशन है उस तरफ चले। पोशाली ने सुनहाली जबान में रिक्शे वाले को ये जुमला कहा तो वो हैरान सा होकर उसका मुंह तटने लगा। पोशाली उससे बातें करने लगी। फिर उसने जेब से 50 रुपए निकाल कर रिक्शे वाले को दिए। रिक्शे वाला खुश होकर सीधा हो गया। उसने रिक्शा स्टार्ट किया, उसे घुमाया और खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर डाल दिया। थोड़ी दूर जाकर रिक्शा खेतों से निकलकर एक और कच्ची सड़क पर आ गया, जिसकी एक जानिब पाम के छतरीदार दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। तकरीबन आधा घंटा रिक्शा इसी किस्म के गैराबाद, वीरान, कच्चे और नीम पहाड़ी रास्तों पर रवा दवा रहा। फिर कहीं वो एक पुख्ता सड़क पर चढ़ा, जहाँ रेलवे लाइन सड़क के साथ साथ जा रही थी। एक जगह सिग्नल की सुर्ख बत्ती भी नजर आई। फिर ये रेलवे लाइन हमसे बिछड़ गई। रिक्शा एक खुश्क नाले के पुल पर से दूसरी तरफ मुड़ गया। लाइन दूसरी तरफ जा रही थी। 6-7 मील के बाद रेलवे लाइन एक बार फिर हमारे करीब आ गई। लाइन को देखकर मेरी जान में जान आ गई कि हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से कुछ उस तरफ ही पोशाली ने रिक्शे वाले को रुकवाया। उसे सिंहाली में कुछ कहा। रिक्शे वाले ने मुस्कुरा कर सलाम किया। पोशाली ने जेब से मजीद 10 रुपए निकाल कर उसे दिए और रिक्शे वाला दूसरी बार सलाम करके रिक्शे में बैठा, उसे स्टार्ट किया और वापस रवाना हो गया। स्टेशन ऐसा ही था जैसा कि मज़ाफ़ाती स्टेशन हुआ करते हैं, मगर जहाँ से दूर किसी बहुत बड़े कारखाने की रोशनियां जगमगा रही थी। मेरा ख्याल है कि उस कारखाने की वजह से यहाँ स्टेशन बनाया गया था और ट्रेनें थोड़ी देर के लिए जरूर रुकती थी। इस स्टेशन का नाम अजीब सा था जो मुझे आज भी याद नहीं आ रहा। मैंने पोशाली को स्टेशन से दूर ही एक बंद खोखे के पास ठहरने को कहा और खुद रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। रात के 10:15 का वक्त हो रहा था। जाफना से 11 बजे वाली गाड़ी को रवाना होकर जहां 11:15 बजे तक पहुंच जाना था, इसलिए टिकट वाली खिड़की खुली थी। मैंने कोलंबो तक के लिए फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए और ट्रेन की आमद का वक्त पूछकर पोशाली की तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में बंद खोखे की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। पोशाली ने पूछा कि प्लेटफॉर्म पर तुम्हें कोई मुश्तबा शख्स तो नजर नहीं आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो इस वक्त तुम ही मुश्तबा लग रहे हो। माय डियर, हम हंगामी हालात में हैं, कोई भी शख्स मुश्तबा हो सकता है।
पोशाली ने दाएं बाएं नजर डाली और करीब ही बने हुए एक चबूतरे पर बैठ गई। मैं भी उसके पास ही बैठ गया, जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। पोशाली ने बरहमी से कहा कि मुझे सिगरेट नहीं सुलगाना चाहिए। माचिस की रोशनी ने जरूर किसी न किसी को हमारी तरफ मुतवज्जे किया होगा। पोशाली को मैं पहली बार जरूरत से ज्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करते देख रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसने एक रोज पहले ही इंतहाई घिनौनी और जिल्लत आमेज अजियतें उठाई थी। अगरचे उसने अपनी इज्जत पर हमला करने वालों की गर्दनें काट दी थी, लेकिन वो आखिर औरत थी। औरत जॉन ऑफ आर्क ही क्यों ना हो, वो अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खौफजदा जरूर रहती है। मैंने सिगरेट फौरन बुझा दी। मैंने कहा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जाफना इंटेलिजेंस वाला काफी पीछे रह गया है। पूरा 1 घंटा हमने उस खोखे के पास नीम अंधेरे में मच्छरों से जंग करते और कोलंबो तक सफर में पकड़े जाने के इम्कानात पर गौर करते गुजार दिया। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हम दोनों उठे और स्टेशन की ड्यूटी में से गुजर कर प्लेटफॉर्म पर आ गए। जाफना एक्सप्रेस छक छक करती प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसमें फर्स्ट क्लास के 3 कंपार्टमेंट थे। ये बात मुझे टिकट क्लर्क ने बताई थी। हम एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए, जो 2 सीटों वाला कंपार्टमेंट कोपा था। ट्रेन में एक राहदारी भी थी जो फर्स्ट क्लास के साथ जुड़े हुए 3 डिब्बों के आगे से होकर गुजरती थी। हमने दरवाजा बंद करके खिड़कियों के शटर चढ़ा दिए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगाई। पोशाली ने अपनी तरफ वाली खिड़की का शटर थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नहीं था, डबल लाइन थी और उसके आगे खेतों में अंधेरा छाया हुआ था। कंपार्टमेंट में बत्ती रोशन थी। मैंने पोशाली से कहा कि वो शटर गिरा दे, क्योंकि बाहर से हमें देखा जा सकता था। उसने शटर गिरा दिया और बोली, मुझे अभी तक इंटेलिजेंस वाले का धड़का लगा हुआ है। तुम देख लेना, वो खबीस कहीं ना कहीं सर जरूर निकालेगा। अगर ऐसी बात हो गई, याद रखना, हम उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये हमारी और हमारे मिशन की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगरचे हमारे पास कोई असलहा वगैरह नहीं था, लेकिन हम दोनों एक पुरकार और जान पर खेल जाने वाले कमांडो थे। पोशाली तो मार्शल आर्ट की भी माहिर थी। अगर खुफिया पुलिस वाला अकेला हुआ तो वो जिंदा बचकर नहीं जा सकता था। 3 मिनट के बाद ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। पोशाली लंबी सीट पर इत्मीनान से लेट गई और मेरी तरफ गर्दन फेर कर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, चाणक्य प्लान वाला ब्लूप्रिंट अगर रूसी सिफारत खाने की तिजोरी में नहीं था तो फिर वो कहाँ छुपाया गया होगा? मैंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सिलसिले में हमारा एजेंट ही हमें गाइड करेगा। वैसे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय इंटेलिजेंस को किस तरह हमारे मिशन का इल्म हो गया था कि वो चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट को वहां से निकाल कर ले गए। पोशाली ने अपना सर सीट पर लगा दिया और बोली, वो लोग अहमक नहीं हैं। उनकी इंटेलिजेंस को भी एक एक पल की खबर होती है, लेकिन हम उस ब्लूप्रिंट को हासिल करके रहेंगे। ये हमारे वतन अजीज के करोड़ों लोगों की सलामती का मामला है। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। पोशाली ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, एक बात की वजाहत बहुत जरूरी है। हमें कुछ पता नहीं कि रास्ते में हमारे साथ क्या हादसा पेश आ जाए। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई और हम एक दूसरे से जुदा हो गए तो याद रखो कि हम कोलंबो के लाइट हाउस वाली पनाहगाह में छुपकर एक दूसरे का इंतजार करेंगे। पोशाली दीवार की तरफ मुंह करके सो गई। नींद मुझे भी आ रही थी। कोई खबर नहीं थी कि आगे कौन सा बड़ा शहर आएगा। ट्रेन को टाली मन्नार दाएं जानिब छोड़कर उससे काफी फासले पर से आगे गुजर जाना था। अभी एक और रात का सफर बाकी था। मेरी भी आंख लग गई। काफी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि पोशाली उसी तरह दीवार की तरफ मुंह किए सो रही थी। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर उठा दिया। ठंडी हवा कंपार्टमेंट में घुस आई। बाहर अभी रात का अंधेरा फैला था, लेकिन मशरिक की जानिब दूर आसमान का आखिरी किनारा नीला होने लगा था। हमारे पास घड़ी भी नहीं थी, लेकिन आसमान का रंग बता रहा था कि सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। मैंने टॉयलेट में जाकर मुंह हाथ धोया। अपनी शक्ल को गौर से देखा। दाढ़ी बढ़ आने से मेरी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। सर के बाल भी बड़े हो गए थे। चेहरे का रंग मजीद सांवला हो गया था। ये बात मेरे लिए बहुत बेहतर थी। टॉयलेट में तौलिया साबुन मौजूद था। मैंने अच्छी तरह मुंह और गर्दन को साफ किया, बालों और दाढ़ी में कंघी फेरी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने खिड़की का शटर दोबारा बंद कर दिया। कंपार्टमेंट की सिर्फ एक बत्ती रोशन थी, जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा अच्छी लग रही थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर ट्रेन की राहदारी में आ गया। जहां ट्रेन का शोर ज्यादा था, राहदारी खाली थी। दूसरे कंपार्टमेंटों के दरवाजे बंद थे। मुसाफिर गहरी नींद सो रहे होंगे। मैं ये सोचकर खिड़की से हटकर अपने डिब्बे के बंद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगा लिया। ट्रेन का शोर, पिछले पहर का नीला नीला अंधेरा और तेज हवा के झोंके। मुझे तीसरे कंपार्टमेंट की तरफ से एक आदमी राहदारी में आता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो आदमी मेरे करीब आकर रुक गया है। फिर अंग्रेजी में आवाज आई, आपके पास लाइटर होगा? मैंने पलट कर देखा। ये एक पक्की उम्र का सांवला आदमी था, जिसने अंग्रेजी समर सूट पहन रखा था। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त इसने सूट किस खुशी में पहन रखा है। उसकी छोटी छोटी मूछें थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने जल्दी से जेब में हाथ
डालकर माचिस निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने सिगरेट लगाकर माचिस मेरी तरफ बढ़ाई और अंग्रेजी में ही बोला, लगता है इस बार बारिशें देर से होंगी, वरना इस इलाके में आजकल शदीद बारिशें शुरू हो जाती हैं। मैंने महसूस किया कि वो शख्स बातें करते हुए मुझे खास अंदाज में घूर भी रहा था। मैंने जवाब में कहा, जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो फौरन बोला, क्या आप भारत से आए हैं? क्या आप तमिल हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ। अब मैं तमिल बोल रहा था। मैं तमिल हूँ और मद्रास का रहने वाला हूँ, जाफना कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था।